हैप्पी दशहरा एवरीवन। आज हम लोग फिर से शुरू कर रहे हैं। बहुत दिन हो गया था, बहुत गैप हो गया था, बट चांस ही नहीं मिल रहा था, टू मेनी ऑडिट्स। सो COP5 कार्डियोपल्मोनरी स्टेशन सर्विसेज आर प्रोवाइडेड यूनिफॉर्मली अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि स्टैंडर्ड कहता है, इट्स सिंपल, जो आपकी CPR प्रैक्टिसेस हैं वो अक्रॉस ऑर्गेनाइजेशन सेम होनी चाहिए। अब वो कैसे सेम होंगी? सो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव एलिमेंट विच इज़ कमिटमेंट। रिसिस्टेशन सर्विसेज आर अवेलेबल टू पेशेंट्स एट ऑल द टाइम। देखिए, अगर आप कोड ब्लू या CPR यूनिफॉर्मली प्रैक्टिस कर रहे हैं और एक्चुअली पेशेंट वेलफेयर के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपकी प्रैक्टिसेस सर्टेनली ऐसी ही होंगी जैसा इस स्टैंडर्ड में कहा जा रहा है। एक बेसिक चीज़ ये है कि कई सारे हॉस्पिटल कोड ब्लू का जो टीम है वो सिर्फ अगर NABH असेसमेंट के लिए बना रहे हैं तो उनकी बस एक मॉर्निंग की टीम होती है, इवनिंग और नाइट के लिए कोई कवरेज नहीं होता है। और अगर आप एक्चुअली इसे पेशेंट वेलफेयर के लिए फॉलो कर रहे हैं तो फिर आपके यहाँ ये टीम राउंड द क्लॉक होती है। अगर आप बड़े हॉस्पिटल हैं तो कोड ब्लू टीम 2 या 3 होती हैं, बिकॉज कई बार CPR अगर किसी पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट ICU में ही आ गया तो फिर कोड ब्लू टीम तो वहाँ बिजी हो जाएगी। तब कैसे होगा? तो कई सारे हॉस्पिटल्स के पास 2 से 3 कोड ब्लू टीम होती हैं, 2 से 3 कोड ब्लू बैग होते हैं। क्रैश कार्ट हर नर्सिंग स्टेशन पे होती है और डिफिब कम से कम हर फ्लोर पे होता है अगर छोटा हॉस्पिटल है। और अगर बड़ा सेटअप है तो फिर ऑलमोस्ट एवरी 50 मीटर, और एवरी 50 मीटर इज़ ऑल्सो टू मच, एवरी 20 मीटर डिफिब होता है। देखिए, वैसे एक मतलब मोस्टली इफ़ यू आर नॉट अ कार्डियक सेटअप तो यूजुअली ऐसा नहीं है कि हर पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट आने का खतरा रहता है। तो इफ़ यू आर अ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जहाँ पे कार्डियोलॉजी इज़ नॉट ए स्पेशलिटी, आपके यहाँ डिफिब कम भी हो सकते हैं। बट इफ़ यू आर अ कार्डियोलॉजी सेटअप, इफ़ यू हैव मल्टीपल ICUs तो सारे ICUs में, और अगर आप कार्डियोलॉजी सेटअप हैं तो प्रैक्टिकली इन ऑल नर्सिंग स्टेशंस यू शुड हैव डिफिब ऑल्सो। ये स्टैंडर्ड क्या रहा है? पहली चीज़, रिसिस्टेशन सर्विसेज आर अवेलेबल टू ऑल पेशेंट एट ऑल द टाइम्स। तो ठीक है, आपके यहाँ मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट तीनों शिफ्ट में आपके यहाँ कोड ब्लू टीम है, बैकअप टीम है। अगर आपको लगता है कि आपका हॉस्पिटल इतना बड़ा है कि बैकअप टीम होना चाहिए, क्योंकि ICU की टीम बिजी हो सकती है, कोड ब्लू ना भी अनाउंस हुआ हो लेकिन ICU में हो सकता है कोई कार्डियक अरेस्ट हुआ और ये सेम टाइम हो सकता है। बेस्ट तरीका सबको याद रहे कि मैं कोड ब्लू टीम का हिस्सा हूँ, पुट अ ब्लू बैच और ब्लू नेम टैग फॉर अ पर्सन, या कोड ब्लू लिख के एक प्लेट दे सकते हैं जो शिफ्ट वाइज चेंज होती रहे, तो एवरीबडी नोज कौन सा व्यक्ति कोड ब्लू ड्यूटी पे है। तो लेट्स से वो कहीं पे चाय पीने गया है या कुछ भी हो रहा है, वो शायद उसके ध्यान से उतर जाए लेकिन लोग उसे रिमाइंड करा देंगे कोड ब्लू अनाउंस हुआ है, जाओ। एंड दिस शुड बी डन विद ऑल द इमरजेंसी कोड्स। सो पहली चीज़ उन्होंने क्या बोला? डॉक्यूमेंटेड CPR प्रोसीजर फॉर ऑल एडल्ट्स एंड पीडियाट्रिक न्यूनेटल इफ़ अप्लीकेबल। सो अगर आपके यहाँ NICU है या न्यूनेट्स हैं, आप ऑब्स्टेटिक्स के केसेस आपके यहाँ होते हैं, बच्चे होते हैं, तो आपके यहाँ न्यूनेटल प्रोसीजर भी होना चाहिए, पीडियाट्रिक प्रोसीजर भी होना चाहिए अगर आप पीडियाट्रिक्स के हॉस्पिटल हैं या पीडियाट्रिक आपके यहाँ स्पेशलिटी है। डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर का मतलब इट्स जस्ट डिफाइनिंग कि आपके यहाँ कोड ब्लू टीम कैसे बनी है, टीम लीडर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्रैक्टिकली एल्गोरिदम तो आप AHA अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की साइट से एडवांस एंड बेसिक CPR दोनों के एल्गोरिदम आपको एडल्ट, पीडियाट्रिक, न्यूनेटल तीनों के मिल जाएंगे, इवन डिलीवरी रूम का भी अलग से मिल जाएगा। तो वो तो स्टैंडर्ड है। आपको एक पॉलिसी सिंपल बनानी है, दैट्स इट। एडिक्वेट रिसोर्सेज, एज आई टोल्ड, कि आपके यहाँ हर शिफ्ट में होना चाहिए, प्रेफरेबली 4 से 5 लोगों की टीम होनी चाहिए, एक टीम लीडर, एक 2 कम से कम नर्सेस जो एक मेडिकेशन पे रहे, दूसरा CPR दे, और तीसरा एक रिसोर्स पर्सन जो इवेंट को रिकॉर्ड करे। अगर आपको लगता है कि आपको और लोगों की ज़रूरत है, यू कैन ऐड द टीम। लेकिन यूजुअली अगर आप छोटे हॉस्पिटल हैं तो जो आपका फर्स्ट रिस्पॉन्डर और सेकंड रिस्पॉन्डर हैं जो वहीं पे पोस्टेड थे जहां कार्डियक अरेस्ट हुआ है, उन्हें भी आप अपनी टीम का हिस्सा मान के ही उनसे भी काम करवा सकते हैं।
यूजुअली अगर मैं छोटे सेटअप के साथ काम करता हूँ तो मैं उनको सजेस्ट करता हूँ कि उस फ्लोर का सुपरवाइज़र इवेंट रिकॉर्डिंग पर्सन बन जाता है। तो हर फ्लोर पे इवेंट शीट पक्का होती है जिससे पूरा इवेंट रिकॉर्ड हो जाता है। और प्रैक्टिकली देखिए, आप जितने ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व करते हैं ना, उतने लोगों की ट्रेनिंग अच्छे से हो जाती है और NABH के ऑडिट के समय आपको ये नहीं सोचना पड़ता कि कौन गलत बता देगा। सो प्रैक्टिस ज़रूरी होती है, तो आप जितने लोगों को इन्वॉल्व करेंगे उतना अच्छा होगा। बेसिक लाइफ सपोर्ट इनिशिएटेड इमीडिएटली। देखिए, बेसिक CPR सबको आना चाहिए, जितने भी लोग पेशेंट केयर में इन्वॉल्व हैं। इन सब की ट्रेनिंग कराएं, प्री ट्रेनिंग पोस्ट ट्रेनिंग इवैल्यूएशन कराएं और ट्रेनर फीडबैक भी कराएं। एक बेसिक लोगों के दिमाग में कन्फ्यूजन होती है और कई बार असेसर भी इस बात को कह देते हैं कि नहीं, आपके यहाँ AHA सर्टिफाइड व्यक्ति होना चाहिए। देखिए, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन अमेरिका के लिए एप्लीकेबल है। इंडिया में इफ़ a DM cardiology is training you, if a person who is MD respiratory medicine, even MD medicine or MD anesthesia, with what I mean with MD is that even DNB anesthesia, ये लोग equipped होते हैं, उन्हें ट्रेनिंग होती है, वो भी अगर आपके स्टाफ को ट्रेन कर रहे हैं तो दिस इज़ गुड इनफ ट्रेनिंग। कोई ज़रूरी नहीं है कि AHA सर्टिफिकेशन हो, कहीं नहीं लिखा है। और ये अगर कोई मांगता है, यू कैन सिंपली शेयर द गाइडलाइंस विद देम। और ये कई सारे लिटरेचर में आपको मिल जाएगा कि कौन से इंडियन क्वालिफिकेशन इक्विप्ड हैं ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए या CPR करने के लिए। कोई ज़रूरी नहीं है AHA सर्टिफिकेशन, दैट इज़ वेस्ट ऑफ मनी एंड यू सेंडिंग मनी टू अदर कंट्री, वेस्टिंग द रिसोर्सेज। उसे आप कहीं और यूज़ कर सकते हैं। प्रोटोकॉल डिस्प्लेड इन क्रिटिकल एरियाज। नाउ दिस दे हैव डिफाइंड दिस टाइम कि ये कहाँ कहाँ डिस्प्ले होना चाहिए। तो उनके हिसाब से इमरजेंसी रूम, ICU, OT, बट आई विल सजेस्ट कि क्यों बाकी सब जगहों पे भी क्यों नहीं। ICU का मतलब NICU, PICU, ICU, प्री ऑप, पोस्ट ऑप, इमरजेंसी रूम, मैं बोलूँगा इवन इन OPD एंड वार्ड, सब जगह ही आप डिस्प्ले करिए। कमिटमेंट B, during cardiopulmonary resuscitation, assigned role and responsibilities are complied with. So clear understanding of team roles। जब भी आपका NABH असेसमेंट हो रहा होगा, आज के डेट में ये सबसे कॉमन चीज़ है कि आपके यहाँ 3-4 कोड पक्का अनाउंस हो गए। कोड रेड, कोड ब्लू, कोड ऑरेंज, ये तो 3 तय हैं। अगर कोड ब्लू अनाउंस ही होना है एंड लेट्स से आप फॉर द सेक ऑफ NABH ऑडिट ही कोड ब्लू टीम बनाए हैं, उससे पहले और उसके बाद कभी कोड ब्लू अनाउंस नहीं होता, तो भी अपने लोगों को बैठाल के आज जिस समय मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, आज 2 अक्टूबर है और 2 अक्टूबर की सिग्निफिकेंस क्या है? कोई बोलेगा गांधी जयंती है, कोई बोलेगा आज दशहरा है, लेकिन आप ये मत भूलिए कि आज ही सलगांवकर फैमिली दृश्यम मूवी में बाबा जी के आश्रम गई थी। और आपको याद है, अगर आपने दृश्यम देखी तो उन लोगों ने कितने ढंग से सबकी तैयारी कराई थी, लोगों को पता भी नहीं लगा और लोगों को उन्होंने ट्रेन कर दिया था कि वो हमेशा बताएं कि वो कब गए थे, कहाँ गए थे। उन लोगों ने सबको ट्रेन कर दिया था। आपको अपने टीम मेंबर्स को वैसे ही ट्रेन करना है। फर्स्ट डिफाइन, ऑडिट वाले दिन कौन सा ड्यूटी डॉक्टर या कौन सा कंसल्टेंट टीम लीडर बनेगा, कौन फर्स्ट रिस्पॉन्डर होगा, कौन सेकंड रिस्पॉन्डर होगा, कौन थर्ड रिस्पॉन्डर होगा, कौन क्या लेके जाएगा। एकदम एग्जैक्ट क्लियर अंडरस्टैंडिंग, और उनसे बोल बोल के रिहर्सल करवा लीजिए, आपका कोड फेल नहीं होगा। ठीक है। सेकेंड थिंग, इफ़ यू आर एक्चुअली डूइंग इट रेगुलरली, तो फिर मैं बोलूँगा कि फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आनी चाहिए एंड यू शुड डू इट लाइक मतलब प्रो। एंड इफेक्टिव टीम वर्क ड्यूरिंग रिसस्टेशन, तो अगर आपने कभी किया ही नहीं तो कन्फ्यूजन होगी, तो यू नीड टू प्रैक्टिस वेदर यू आर डूइंग इट फॉर NABH असेसमेंट और फॉर रेगुलर प्रैक्टिस। ये जो क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ टीम रोल है, तो इससे पहले जो स्टैंडर्ड था जहाँ पे उन्होंने बोला था कि प्रोसीजर इज़ डिफाइंड, उसी प्रोसीजर में क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ टीम रोल भी आप लिख दीजिए। आपको बहुत सारी वेबसाइट मिल जाएंगी जो ये सब पॉलिसी वगैरह आपको दे देंगी। अगला ऑब्जेक्टिव एलिमेंट भी कमिटमेंट है। इक्विपमेंट एंड मेडिकेशन फॉर यूज ड्यूरिंग कार्डियोपल्मोनरी रिसस्टेशन आर अवेलेबल इन वेरियस एरियाज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। Emergency medication, intubation equipment in all patient care areas. Blood bank, radiology, defibrillator is easily accessible. Standardized emergency meds preferred. Now see, standardized emergency meds. Practically देखिए, if you are
यूजिंग अ क्रैश कार्ट। क्रैश कार्ट का नाम क्रैश कार्ट होता है। व्हेन अ पेशेंट क्रैशेस यू यूज दैट कार्ट। ओके, सो पॉइंट है कि अगर आपने उसे यूनिफॉर्मली बना रखा है तो पहली चीज़, यूनिफॉर्मिलिटी के लिए क्या ज़रूरत है, आप पहले आइडेंटिफाई करिए अपने यहाँ के एनेस्थेटिस्ट या इंटेंसिविस्ट के साथ बैठ के कि क्रैश कार्ट में क्या दवाएं होनी चाहिए, क्या कंज्यूमेबल होना चाहिए, या फिर आप इंटरनेट से कोई लिटरेचर निकाल लें। आपको ड्रॉर वाइज क्या क्या रखा होना चाहिए, आपको 2500 लिटरेचर मिल जाएंगे ऑनलाइन। आप उसे पहले अपनी सीपीआर कमेटी में अप्रूव कराएं। सीपीआर कमेटी में अप्रूव करा के फिर उसके बाद क्रैश कार्ट में वैसे ही रखें और हर जगह वैसे ही रखें और उसके रेगुलर चेक्स रखें। एक कन्फ्यूजन जो अक्सर होती है, और ये मुझे नहीं लगता कि, मतलब मुझे लगता है कि कई बार असेसर खुद कंफ्यूज होते हैं। उनका कहना है इमरजेंसी मेडिकेशन इज़ अवेलेबल अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन। सी, इमरजेंसी मेडिकेशन इज़ व्हाट? जब पेशेंट के लिए इमरजेंसी हो। लोग ये समझते हैं कि इमरजेंसी डिपार्टमेंट में भी आपको कोई और मेडिकेशन रखना होता है। जी नहीं, आपकी क्रैश कार्ट शुड बी यूनिफॉर्म। फिर आप जिस डिपार्टमेंट में हैं वहाँ के हिसाब से आपके पास मेडिकेशन हो सकती है। अगर आप एक ईएनटी हॉस्पिटल हैं और आपके यहाँ ईयर ब्लीडिंग और नोज़ ब्लीडिंग अक्सर आ रही है तो आप सर्टेनली टर्नेक्सा या कोई और दवा, ब्रांड की दवा आप इमरजेंसी डिपार्टमेंट में रखोगे, हो सकता है वार्ड में भी रखोगे, ठीक है। अगर आप एक एनआईसीयू हैं तो आप एडल्ट दवाएं क्यों रखेंगे वहाँ पे, ठीक है। तो इमरजेंसी मेडिकेशन स्पेसिफिक टू दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट कैन डिफर, बट uniformity and standardization is required in your crash cart where patient is going for CPR. Again, patient CPR में कहीं पे भी जा सकता है। एक बच्चा, एक छोटा सा न्यूनेट कहीं पे भी कार्डियक अरेस्ट में जा सकता है। अगर वो जा सकता है तो आपके यहाँ जितनी क्रैश कार्ट होनी चाहिए वो न्यूनेट्स, एडोलेसेंट एंड एडल्ट तीनों के लिए इक्विप्ड होनी चाहिए। ये सब के लिए होना चाहिए। अक्सर लोग भूल जाते हैं, बट मैं आपको बता दूं, आपकी क्रैश कार्ट में भी जो एल्गोरिदम होती है ना, ACLS एल्गोरिदम, वो या तो चिपकी हो या साथ में लटकी हो, जिससे अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो वो देख सकें। अगला ऑब्जेक्टिव एलिमेंट भी कमिटमेंट है। D, द इवेंट ड्यूरिंग कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन आर रिकॉर्डेड। Record timeliness, resource barriers, use predefined checklist, document mock drill and actual event। देखिए, अब इन्होंने 2-3 चीज़ें बोल दी। पहली चीज़ तो प्रीडिफाइंड चेकलिस्ट हो तो ऑब्वियसली आप चेकलिस्ट बना लोगे, आपके लिए अच्छा रहेगा। और इवेंट ड्यूरिंग कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन आर बीइंग रिक्वायर्ड। तो देखिए, 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है मॉक ड्रिल चेकलिस्ट, जहाँ पे आप ये देख रहे हो कि कोड ब्लू किसने अनाउंस किया, फर्स्ट रिस्पॉन्डर की ड्यूटी क्या थी, क्या उसने फॉलो किया, सेकेंड रिस्पॉन्डर की ड्यूटी क्या थी, क्या उसने फॉलो किया, का कोड ब्लू कितने बजे अनाउंस हुआ तो लोगों को सुनाई दिया कि नहीं दिया, फिर बाकी लोगों ने क्या किया, कोड ब्लू टीम कितने बजे पहुंची, और कोड ब्लू टीम पहुंचने के बाद क्या टीम लीडर ने अपना रोल लिया, क्या बाकी टीम मेंबर्स ने अपना अपना काम किया। मतलब मेडिकेशन नर्स ने अपना काम किया कि नहीं, रेसिस्टेशन नर्स ने अपना काम किया कि नहीं, इवेंट रिकॉर्डिंग उन लोगों ने शुरू करी कि नहीं। सो पॉइंट इज, दिस इज योर मॉक ड्रिल चेकलिस्ट, ठीक है। सेकेंड थिंग इज प्री डिफाइंड चेकलिस्ट फॉर रिकॉर्डिंग द इवेंट ड्यूरिंग CPR। दैट मीन्स कि जब कोड ब्लू टीम पहुंची तो उन्होंने पहले टेक ओवर किया फर्स्ट रिस्पॉन्डर से, और उन्होंने क्या करना शुरू किया। डिड दे असेस द पेशेंट प्रॉपरली, वॉज इट बेसिकली मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, क्या एक्चुअली टीम लीडर सही पोजीशन पे खड़ा था, और उसके बाद क्या उन्होंने सही से इवेंट देना शुरू किया। और इवेंट देने में शुरू क्या किया, पहला CPR कितने बजे शुरू हुआ, कब पहली डोज ऑफ एड्रेनलिन दी गई, कब एट्रोपिन दी गई, अगर आपने टिफिप का इस्तेमाल किया तो कितने जूल्स पे किया, ये सब जो लिखना होता है, और कितने बजे CPR कॉल ऑफ हुआ, ये पूरा इवेंट जो है वो इवेंट रिकॉर्डिंग शीट में होगा। तो ये 2 शीट्स अलग अलग हैं। इवेंट रिकॉर्डिंग शीट जो कोड ब्लू टीम के साथ है, या आपने नर्सिंग स्टेशन पे रख रखी है और वहीं की एक नर्स रिकॉर्ड कर रही है, या कोड ब्लू टीम का व्यक्ति रिकॉर्ड कर रहा है, और एक दूसरा वो मॉक ड्रिल चेकलिस्ट जो कि आप क्वालिटी टीम करवा रही है या नर्सिंग टीम करवा रही है, तो वो रिकॉर्ड कर रही है कि इवेंट सही से हुए
या नहीं हुए। इन्होंने कहा है एक्चुअल इवेंट भी रिकॉर्ड करने के लिए, ऑब्वियसली रिकॉर्ड करने पड़ेंगे, इट्स एन इंसिडेंट रिपोर्ट, तो आपको रिकॉर्ड तो करना ही है, इंसिडेंट आपको फाइल करना पड़ेगा। यू विल हैव टू सी वाई दिस हैपेंड, वेयर दिस हैपेंड एंड वेयर दिस हैपेंड मीन्स कि क्या एक पेशेंट जिसको आईसीयू में होना चाहिए था, क्या वो वार्ड में था, क्यों था, क्या कारण थे, यू विल हैव टू रिकॉर्ड दिस। प्री डिफाइंड चेकलिस्ट, यस सर्टेनली, प्री डिफाइंड चेकलिस्ट आर ऑलवेज बेटर, बिकॉज तभी आप इवेलुएट कर पाओगे किसी इवेंट को ऑन डिफाइंड पैरामीटर्स। एक्चुअली आपके पास सारे के सारे कोड्स के लिए प्री डिफाइंड चेकलिस्ट होनी ही चाहिए। एक सजेशन मैं और देता हूँ, जहाँ से भी ये अनाउंसमेंट हो रही है वहाँ पे अगर आपका एक फिक्स स्टेशन है, कई सारे हॉस्पिटल क्या करते हैं, उनके पास हर फ़ोन पे ये ऑप्शन होता है कि वो बस $" डायल करेंगे और जस्ट अनाउंस कर सकता है, किसी भी फ़ोन से आप अनाउंस कर सकते हैं। द अदर वन इज़ दैट यू कॉल सम नंबर एंड दैट नंबर देन अनाउंसेस द कोड। सो अगर कहीं एक स्पेसिफिक नंबर असाइंड है कि इस नंबर से कॉल होनी थी, तो उस जगह पे एक कोड रजिस्टर होना चाहिए जहाँ पे कितने कोड अनाउंस हुए हैं, कौन से मॉक कोड्स थे, कौन से एक्चुअल इवेंट्स थे, वो भी रिकॉर्ड होना चाहिए। तो उसका आप एक रजिस्टर बना सकते हो। अगला ऑब्जेक्टिव एलिमेंट भी कमिटमेंट ही है। अ मल्टीडिसिप्लिनरी कमेटी डज द पोस्ट इवेंट एनालिसिस ऑफ कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। सो एक आपके पास CPR कमेटी होनी चाहिए जिसमें प्रेफरेबली ऑल द क्लिनिशियन शुड सिट, प्रेफरेबली वन नर्स, either one or two nurses, whatever you prefer. यूजुअली अगर बहुत सारे नॉन मेडिकल मेंबर होते हैं तो क्लिनिशियंस खुलते नहीं हैं और फिर ये मीटिंग जो है ना सिर्फ फॉर्मेलिटी रह जाती है। जब आप CPR एंड मोर्टेलिटी कमेटी साथ में करते हो तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहता है। यू कैन डू दैट, आपको बहुत सारे इंसाइट्स मिलेंगे कि क्या हुआ था एक्चुअली। सो जब ये पोस्ट इवेंट जो इवेंट शीट आपने रिकॉर्ड करी, अब उसी इवेंट शीट को ये CPR कमेटी एनालाइज करती है कि प्रैक्टिकली कैसे कोड अनाउंस हुआ, उस कोड के अनाउंस होने के बाद टीम कितने टाइम पे पहुंची, कब उन्होंने असेस किया, कब CPR शुरू हुआ, क्या बेहतर हो सकता था, किस चीज़ में टीम मिस कर गई, क्या वो जब पहुंचे तो कोड ब्लू बैग के बिना ही पहुंच गए। अब आप बोलोगे ऐसा कैसे होता है, मैं आपको बताऊं, जब प्रैक्टिकली आज से 10-15 साल पहले जिस शहर में मैं हूं वहाँ पे कोड ब्लू शुरू किया गया था, तो ECG टेक्नीशियन जिसको डिफिब लेके पहुंचना था वो उस लोकेशन पे ही नहीं पहुंच पाया, बिकॉज उसे 2 महीने ही हुए थे और वो नहीं जानता था कि वो लोकेशन कहाँ पे है, बिकॉज वो तो ECG कर रहा था, वहीं पे इमरजेंसी डिपार्टमेंट का में ही उसकी ड्यूटी थी, वो कई सारे वार्ड जानता ही नहीं था, तो वो पहुंच ही नहीं पाया। तो और ये हमेशा ज़रूरी नहीं कि हर बार इंसिडेंट गड़बड़ होगा या हर बार मॉक ड्रिल गड़बड़ होगी, लेकिन जब आप प्रैक्टिस कराओगे ना 3-4 प्रैक्टिसेस के बाद सही से होने लगेगा, हो सकता है दूसरी बार में ही होने लगे। सो ये कमेटी ये सब देखती है कि रिसोर्स अवेलेबिलिटी प्रॉपर थी कि नहीं, आउटकम मॉनिटर करती है। कमेटी इंक्लूड्स फिजिशियन, एनेस्थेसियोलॉजिस्ट, कोड ब्लू टीम एंड नर्स। सो उन्होंने डिफाइन भी कर दिया कौन कौन होना चाहिए। तो कोड ब्लू टीम के ज़्यादातर मेंबर होने चाहिए विच यू कैन डीम फिट कि आपको कौन कौन से चाहिए। बाई रोटेशन भी कर सकते हैं क्योंकि सब वहीं टीम में बैठ जाएंगे तो आईसीयू में कौन बैठेगा, खास तौर से छोटे हॉस्पिटल्स के लिए जहाँ पे 4 बेड 5 बेड आईसीयू के पड़े हैं, ऑक्यूपेंसी सिर्फ 2 बेड की है, वहाँ ड्यूटी पे ही 3 नर्सें हैं या 2 नर्स हैं और आप दोनों को उठा के कोड ब्लू कमेटी में बैठा दोगे तो पेशेंट केयर कौन करेगा। सो ऐसी सिचुएशन में मैं तो 2 चीज़ें सजेस्ट करता हूँ। पहली चीज़, आईसीयू में ही जहाँ बेड खाली हो वहीं पे कोड ब्लू कमेटी की मीटिंग रखो जिससे पेशेंट केयर हैम्पर ना हो। सेकंड थिंग, आप मतलब कोई ज़रूरी नहीं कि पूरी कोड ब्लू टीम वहाँ पहुँचे, एक मेंबर बाई रोटेशन, अगर 2 नर्सें हैं तो 3 नर्सें हैं तो बाई रोटेशन उन्हें टीम में शामिल कराइए, नाम सबका लिखिए। आखिरी ऑब्जेक्टिव एलिमेंट कमिटमेंट F, करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव मेजर्स आर टेकन बेस्ड ऑन द पोस्ट इवेंट एनालिसिस। सो एक्शन कंप्लीटेड विद इन डिफाइंड टाइम फ्रेम। सो फर्स्ट थिंग, ये कई जगहों के लिए मैटर करता है। पहली चीज़, कोड ब्लू टीम कब पहुंची, देयर शुड बी अ डिफाइंड टाइम फ्रेम, प्लस कोड मतलब CPR कितने समय तक होना चाहिए, जल्दी नहीं छोड़ना है, ये भी डिफाइन होना चाहिए। और उसके बाद ये जो कापा है ये भी विद इन डिफाइंड टाइम फ्रेम के अंदर कंप्लीट होना चाहिए, तो वो भी आपको प्रेफरेबली डिफाइन कर लेना चाहिए।
लैप्सेस डिस्कस्ड फॉर फर्दर इम्प्रूवमेंट। तो सिर्फ ये नहीं प्रेस करना चाहिए कि नहीं नहीं सब कुछ सही हुआ था, अगर कुछ गड़बड़ी हुई थी आप कमेटी में डिस्कस करो फॉर योर ओन इम्प्रूवमेंट। CPR पेशेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, अगर आप इसे ढंग से प्रैक्टिस करते हैं ये आपके हॉस्पिटल के क्लिनिकल आउटकम्स को अच्छा करता है। ट्रेनिंग मॉडिफाइड इफ़ नीडेड, सो येस दैट इज़ अप टू यू, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप हर बार ट्रेनिंग मॉडिफाई करो। इफ़ यू फील कि हाँ ज़रूरी है, ज़रूरी है। जो रिसेंट स्टैटिस्टिक्स है वो ये कहती है कि 95 CPR आउट ऑफ 100 आर यूजुअली फेल्ड, मीन्स पेशेंट डज नॉट सर्वाइव। लेकिन उन 100 में से 5 पेशेंट सर्वाइव करता है अगर आपकी कोड ब्लू टीम अच्छे से काम कर रही है। सो इफ़ योर पेशेंट्स आर नॉट सर्वाइविंग, डोंट गेट डिसहार्टेंड, ये प्रोसेस ज़रूरी है, ये पेशेंट की जान बचाती है, यू नीड टू कीप प्रैक्टिसिंग इट। सो थैंक यू, दिस इज़ द एंड ऑफ प्रेजेंटेशन। आई होप ये आपके लिए इंसाइटफुल रहा होगा। अगर आपको कोई डाउट हो, कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, एंड मैं कोशिश करूँगा कि आप कंटिन्यूसली मैं प्रेजेंटेशंस ये रिकॉर्ड करता रहूँ और डालता रहूँ, बिकॉज मैं खुद ही लोगों से कहता हूँ कि यू गो टू माई चैनल एंड सी देयर, बट मैं खुद ही वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था। तो अब मैं कंटिन्यूसली रिकॉर्ड करूँगा एंड आई विल शेयर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।